कला के दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कला सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। उनकी छेनी और हथौड़ी पत्थर या लकड़ी पर नहीं बल्कि सीधे इतिहास के दिल पर चलती है और वक्त के जख्मों को एक शक्ल देती है। आज हम एक ऐसे ही महान मूर्तिकार की दुनिया में उतरेंगे जिनका नाम है धनराज भगत। उनकी कहानी सिर्फ एक कलाकार के बनने की कहानी नहीं है बल्कि उस दौर की कहानी है जब एक मुल्क की रूह दो टुकड़ों में बट रही थी। ये वो कहानी है कि कैसे उस दर्द, उस बंटवारे और उस संघर्ष ने भगत की कला को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनके सफर को समझने के लिए हम कहानी की शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम चलेंगे उनकी कला के उस मोड़ पर जहां जज्बात अपने सबसे असली और ताकतवर रूप में मौजूद हैं। जरा इस मूर्ति को देखिए। ये 1953 की उनकी रचना है जिसका नाम है बर्डन यानी बोझ। ये कोई संगमरमर की चिकनी खूबसूरत मूर्ति नहीं है, नहीं, ये बनी है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से, एक खुरदुरी, भारी और बेजान चीज। इसकी सतह को जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई नरमी नहीं है, कोई बनावट नहीं, बस एक अंतहीन बोझ है, एक गहरा खामोश दुख। ये झुका हुआ जिस्म, ये हारी हुई शक्ल, ये सिर्फ एक इंसान का बोझ नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल के बेघर होने का बोझ है। और यहीं आकर हमारा सफर एक बहुत अहम सवाल पे रुकता है। क्या कला सिर्फ खूबसूरती बनाने का नाम है, या फिर उसका मकसद इतिहास के उन जख्मों को शक्ल देना भी है जिन्हें शब्दों में कहना तक मुमकिन नहीं? कैसे एक कलाकार का अपना दुख, उसका जाती दर्द, एक पूरे देश के दर्द की आवाज बन जाता है। धनराज भगत की कला हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। वो दिखाती है कि कैसे दर्द को भी एक ऐसा रूप दिया जा सकता है जिसे हम सदियों बाद भी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस खुरदुरे सच को पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब दुनिया इतनी टूटी हुई नहीं थी। बंटवारे की वो लकीर खिंचने से पहले के हिंदुस्तान में, लाहौर की उन गलियों में जहां कला और संस्कृति की हवा बहती थी। ये वो दुनिया थी जहां एक नौजवान धनराज भगत अपनी कला को तराश रहे थे। वो एक आदर्शवाद का दौर था जहां उनकी कला में नदियों की तरह एक लय थी, एक सुकून था। भगत की जिंदगी की कहानी 20वीं सदी के हिंदुस्तान के इतिहास के साथ साथ चलती है। 1917 में लाहौर में जन्म हुआ। उस दौर के सबसे बड़े आर्ट स्कूलों में से एक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्ति कला की तालीम ली और यहीं उन्हें लकड़ी से इश्क हुआ, एक ऐसा माध्यम जो फिर उनकी पहचान बन गया। कई सालों तक उन्होंने लकड़ी को तराशा, अपनी कला को मांझा और फिर आया 1947, वो साल जिसने नक्शे पर एक लकीर खींचकर करोड़ों जिंदगियां बदल दीं। भगत भी उन लाखों लोगों में शामिल थे जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान शहर दिल्ली आना पड़ा। लेकिन उनकी कला की तपस्या को पहचान मिली और 1977 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। तो 1947 से पहले धनराज भगत की दुनिया कैसी दिखती थी? उनकी शुरुआती मूर्तियां इसका जवाब हैं। जरा इस मूर्ति को देखिए, लकड़ी से बनी, जिसकी सतह रेशम की तरह चिकनी और चमकदार है। आकृतियां लंबी हैं, उनमें एक अजीब सी लय है, एक संगीत है। ये किसी अप्सरा की तरह कोमल और खूबसूरत हैं। ये उस नौजवान कलाकार का काम है जिसकी दुनिया में अभी कोई दरार नहीं पड़ी थी। उसकी कला में जिंदगी का जश्न है और एक ऐसी शांत आदर्श दुनिया की कल्पना है जहां सब कुछ सुंदर है। उस दौर के एक बहुत बड़े कला समीक्षक थे चार्ल्स फैब्री। उन्होंने भगत के लाहौर वाले काम के बारे में लिखा था। उनके शब्द ऐसे हैं मानो आप उस मूर्ति को खुद छू रहे हों। वो कहते हैं कि इन मूर्तियों की सतह पर उंगलियां फिराना एक अलग ही आनंद था। ये उस कला की गवाही है जो सिर्फ आंखों को नहीं, रूह को भी सुकून देती थी। फैब्रिक के इन शब्दों में हम उस गुजरे हुए जमाने की आवाज सुन सकते हैं, एक ऐसा जमाना जो बंटवारे की आंधी से बिल्कुल बेखबर था। और फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल आया जिसने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि धनराज भगत की जिंदगी और उनकी कला की दिशा को भी हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये एक बहुत गहरी दरार का पल था। ये 1947 था। 1947, विभाजन। ये सिर्फ एक सियासी घटना नहीं थी, ये एक रूहानी धमाका था। एक ऐसी त्रासदी जिसने सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि घर, परिवार और दिल भी बांट दिए। एक दुनिया जो सदियों से एक साथ सांस ले रही थी, वो रातों रात बिखर गई। धनराज भगत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उनकी अपनी हकीकत थी। इस एक हादसे ने उनकी रूह पर वो जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भरे और उनकी कला के जरिए हमेशा नजर आते रहे। इस त्रासदी का अंदाजा लगाना भी आज मुश्किल है।
ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। करीब करीब 2 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए, बेघर हो गए, लाखों लोग मारे गए। धनराज भगत उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक थे, जिन्हें अपना बसा बसाया घर, अपना शहर, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। वो अब लाहौर के एक जाने माने कलाकार नहीं थे, बल्कि दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले एक आम इंसान थे। जब लाहौर की मीठी यादें पीछे छूट गईं और भगत दिल्ली की सख्त हकीकत से टकराए, तो उनकी कला ने भी एक नई जबान सीखनी शुरू कर दी। ये जबान लाहौर की तरह नर्म और मीठी नहीं थी। ये दिल्ली के संघर्ष की तरह कच्ची, खुरदुरी और टूटी हुई थी। अब उनके हाथ खूबसूरती नहीं तराश रहे थे, बल्कि अपने तजुर्बे के दर्द को शक्ल दे रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं हैं। ये एक ही कलाकार की आत्मा के 2 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। बाईं तरफ है 1947 से पहले की दुनिया, चिकनी सतह, बहती हुई लकीरें, एक खामोश संगीत। और फिर दाईं तरफ देखिए, 1947 के बाद का काम। यहाँ लकड़ी की सतह खुरदुरी है, छेनी के निशान गहरे और बेतरतीब हैं। ऐसा लगता है मानो कलाकार लकड़ी को तराश नहीं रहा, बल्कि उससे जंग लड़ रहा है, अपने अंदर के तूफान को बाहर निकाल रहा है। ये सिर्फ स्टाइल का बदलाव नहीं था, ये एक इंसान का अंदर से बदल जाना था। कला के जानकार भी इस बदलाव को साफ साफ देख सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, उस तबाही के बाद भगत की कला की वो नरमी हमेशा के लिए खो गई। अब उनकी मूर्तियों में एक कच्चापन था। छेनी के वो निशान जिन्हें पहले कला की कमी समझकर छुपा दिया जाता था, अब वही निशान कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन गए थे। हर एक निशान उस दर्द की, उस हिंसा की, उस बेघर होने की गवाही दे रहा था जो कलाकार ने खुद महसूस किया था। बंटवारे के बाद की उनकी एक और बहुत जरूरी रचना है स्पिरिट ऑफ वर्क। इसमें हम देखते हैं कि भले ही उनकी शैली बदल गई, वो नए मटेरियल इस्तेमाल करने लगे, लेकिन उनकी कला के दिल में हमेशा इंसान और उसके जज्बात ही रहे। प्लास्टर और लोहे की छड़ों से बनी ये मूर्ति मेहनत करने के जज्बे और माँ की ममता को एक साथ दिखाती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस नए हिंदुस्तान की निशानी भी थी जो बंटवारे के मलबे पर खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, धनराज भगत अपने जाती दर्द से भी आगे निकल गए। उन्होंने अपने तजुर्बे को एक बड़े कैनवस पर देखना शुरू किया। उन्होंने अपने संघर्ष को आध्यात्म, पुरानी कहानियों और मॉडर्न आर्ट के साथ मिलाकर एक ऐसी कला बनाई जो थी तो उनकी अपनी, पर बात पूरी दुनिया की करती थी। ये उनकी कला का तीसरा और सबसे गहरा दौर था। उनके विचारों के साथ साथ उनकी मूर्तियों का मटीरियल भी बदल गया। जहां पहले सिर्फ लकड़ी की नरमी थी, अब वहां सीमेंट की सख्ती थी, पेपर मैशे का हल्कापन था, तांबे और पीतल की चमक थी, और वेल्ड किए गए स्टील और लोहे के बुरादे की एक नई पहचान थी। ये बदलाव सिर्फ एक तजुर्बा नहीं था, ये उनके अंदरूनी बदलाव का सबूत था। साथ ही ये उस नए औद्योगिक भारत की तस्वीर भी थी जो आज़ादी के बाद बन रहा था। तो अगर हम भगत की पूरी कला यात्रा को 2 हिस्सों में बांटकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। 1947 से पहले उनकी कला में लय थी, खूबसूरती थी और उनका माध्यम था पॉलिश की हुई लकड़ी। 1947 के बाद उनकी कला कच्ची, ज्यामितीय और पूरी इंसानियत के संघर्ष की कहानी बन गई। लकड़ी की जगह कंक्रीट और धातु ने ले ली और खूबसूरती की जगह दुख और बोझ जैसे विषयों ने। एक ऐतिहासिक घटना एक कलाकार की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। वक्त के साथ भगत की कला जमीन के दुख से उठकर आसमान की ऊर्जा से बात करने लगी। 1956 की उनकी ये रचना शिव डांस इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ उन्होंने शिव के उस नाच को, जिसमें दुनिया बनती भी है और बिगड़ती भी है, उसे मॉडर्न शक्लों और धातु के जरिए एक नया रूप दिया है। ये दिखाता है कि कैसे एक कलाकार अपने जाती दर्द के समंदर से निकलकर पूरी कायनात की ऊर्जा से जुड़ रहा था। ये उनकी कला की एक नई उड़ान थी। उनकी मोनार्क यानी राजा सीरीज उनकी सबसे ताकतवर रचनाओं में से एक है। ये मूर्तियां खुरदरी लकड़ी से बनी हैं, जिन पर पीतल की प्लेटें और कीलें ठोकी गई हैं। ये राजा की शक्लें सिर्फ ताकत और हुकूमत की निशानी नहीं है, ये उस भारी जिम्मेदारी, उस अकेलेपन और उस कुर्बानी को भी दिखाती हैं जो ताकत के साथ आती है। जैसे एक राजा को ताज तो मिलता है, पर उसे कांटों पर भी चलना पड़ता है। ये मूर्तियां शक्ति और पीड़ा दोनों को एक साथ अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन इस मुश्किल सफर में धनराज भगत अकेले नहीं थे। वो 1949 में बने दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में से थे। ये सिर्फ एक आर्ट ग्रुप नहीं था,
ये उन कलाकारों का एक परिवार था जिनमें से ज्यादातर भगत की तरह ही बंटवारे का दर्द सहकर लाहौर से आए थे। इन सब ने मिलकर तय किया कि वो अपनी कला को बेचने के लिए किसी के आगे नहीं झुकेंगे, बल्कि एक कलाकार के तौर पर अपनी आज़ादी और इज्जत को हमेशा बनाए रखेंगे। जिंदगी के आखिरी सालों में जब बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और भारी मूर्तियों बनाना मुमकिन नहीं रहा, तब भी उनके अंदर का कलाकार खामोश नहीं बैठा। उसकी रचनात्मकता ने एक नया रास्ता खोज लिया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा कलम और कागज को दे दी। उन्होंने हजारों अद्भुत चित्र बनाए जिनमें उनकी पूरी जिंदगी की कला का निचोड़ था। ये तस्वीरें उनकी कल्पना की वो उड़ान थीं जो जिस्म की कैद से आज़ाद थीं। ये इस बात का सबूत है कि एक सच्चे कलाकार की आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। और धनराज भगत की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उनकी कला ने बंटवारे की हकीकत और उसके दर्द को पूरी ईमानदारी से दिखाया। वो अपने वक्त का आईना बनी, लेकिन साथ ही उन्होंने आध्यात्म और अपनी कल्पना से एक नई दुनिया बनाने की भी कोशिश की। तो फिर एक कलाकार की असली जिम्मेदारी क्या है? जैसी दुनिया है उसे हूबहू दिखाना, या फिर उसी दुनिया के अंदर से एक बेहतर, एक नई दुनिया की तस्वीर बनाना? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। और शायद महान कला वही है जो ये दोनों काम एक साथ करती है, ठीक वैसे ही जैसे धनराज भगत की कला करती है।